चलो, तो अपन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले जो सी और सीएमए को दोनों लेवल पे है, वो अपना है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब अपन जो पढ़ने वाले सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बेसिकली अपन ने इसके पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, फिर उसके बाद वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, फिर वाइड बन जाता है, फिर वाइडेबल बन जाता है। ये काफी कुछ अपन ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में। बट ये बात करेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक्चुअल में बात करेगा। अपन ने सिर्फ ऑन पेपर देखा था कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, बट ये एक्चुअल में कैसा सेल होगा, कैसा उसका बाय करेंगे अपन, वो सब अपन पढ़ेंगे अभी। इसका नाम क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये बात किसकी कर रहा है, गुड्स की बात किसी कर रही है, गुड्स की बात कर रहा है। आपको नहीं लगता यहाँ पे सर्विसेज की बात कर रहा है वो, सर्विसेज की कुछ बात है यहाँ पे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कब 1930, ओके। तो सबसे पहले एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। अब हर जगह पे कोई भी लॉ आएगा इंडिया में तो वो पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल होगा। अब जम्मू कश्मीर ऐसा एक्सक्लूड नहीं होगा। और ये मेरे बर्थडे के दिन आया था, 1 जुलाई 1930 को आया था ये, जब मेरा बर्थडे था तब ये आया था। बट आई एम नॉट, मतलब मैं उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं था, बट स्टिल एक्ट आ गया उस दिन। और किसके लिए एप्लीकेबल है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ये एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अगर आपको 1 मार्क या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए एप्लीकेबल है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, लैंड्स, बिल्डिंग्स इसके लिए एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं, इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे आपकी बाइक हो, आपकी कोई भी गुड्स हो जो मूवेबल हो। अब मुझे एक बात बताओ, गेहूं का जो क्रॉप होता है वो मूवेबल है क्या, क्रॉप्स क्या है, मूवेबल है। अब जो चीज आप मूव कर सकते हैं वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो आप उसे क्या कहते हैं, मूवेबल कहते हैं। मुझे एक बात बताओ, मेरा एक घर है, वो घर मैं मूव कर सकता हूँ, इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके ओके ओके। ऐसी प्रॉपर्टी जो अर्थ को अटैच है, आप उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जो अर्थ से अटैच है आप उसके डिसअटैच नहीं कर सकते, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसे आप अर्थ से तोड़ नहीं सकते, वो अर्थ को अटैच है, दैट इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। चलो आया ना, अभी अपन नेक्स्ट पढ़ते। अब ये कहां पे एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। जस्ट एक सेकंड, इसका लाइट जाएगा। क्या आपको प्रोजेक्ट की जरूरत है क्या, नहीं, आपके पास नोट्स है ना, हाँ। बंद हुआ ना, हाँ। जस्ट 1 सेकंड। चलो, हेलो, पता नहीं, जानो। देखो अपन ने पढ़ा सबसे पहले, अब अपन पढ़ने वाले हैं कि डेफिनेशंस पढ़ेंगे अभी, जिसको मैं निकाल के रखता हूँ। वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, देखो एक बार लाइट देगी ब्लू नीचे नीचे ब्लू है ना। चलो, अब देखो अपन ने पढ़ा, आज अपन सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट करने वाले। अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये होल ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट बात करते हैं, अभी एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में बात करें। अपन ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि ऐसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, वैलिड होगा, वाइडेबल होगा, ये अपन ने पढ़ा था। अब एक्चुअल में कैसा होगा, कैसे सेल करेंगे अपन, उसके रूल्स अलग होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स अलग है, सेल ऑफ गुड्स के रूल्स अलग है, ठीक है। और सेल ऑफ गुड्स किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है।
ध्यान रखना, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे कंसिडर करेंगे अपन। और प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर एप्लीकेबल टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ध्यान रखना, एग्जाम में अगर शायद केस आ सकती है आपको, इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना। यहाँ पे बोला है प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर एप्लीकेबल टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मतलब ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। याद रखना, अगर आप कोई गुड्स सेल करना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एप्लीकेबल है और सेल ऑफ गुड्स भी एप्लीकेबल है। चलो, इसमें भी कौन होता है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। और इसमें क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। गुड्स मतलब शेयर्स भी हो सकते हैं, मैंने बोला क्रॉप्स भी हो सकते हैं, स्टॉक हो सकता है। स्टॉक मतलब स्टॉक किसी का भी हो सकता है। स्टॉक आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, मूव कर सकते हो। एफडीआर मतलब फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, वो भी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्या है, इंटेंजिबल गुडविल। अब इंटेंजिबल मतलब जिसे आप देख नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस की इज्जत मतलब गुडविल, आप देख सकते हो कि इज्जत कितनी है, नहीं देख सकते आप, तो इट इज अ इंटेंजिबल एसेट। जो आप देख नहीं सकते उसे क्या कहते हैं, इंटेंजिबल कहते हैं। पेटेंट पता है, पेटेंट क्या होते हैं, पेटेंट मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, आप बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल कोको कोला बनाने का एक पेटेंट है कि आप उसको ऐसे बनाते हो, उसका पेटेंट वो ही यूज कर सकते हैं, आप यूज नहीं कर सकते। तो इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, पेटेंट। ट्रेडमार्क पता है आपको, जैसे नाइकी का ट्रेडमार्क होता है, प्यूमा का ट्रेडमार्क होता है, ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। आप इसको यूज कर सकते हो, बट विद द परमिशन ऑफ द ऑथराइज, जो भी होगा उसका ऑथराइज से आप उससे परमिशन ले सकते हो। सो इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बेसिकली बात कर रहा है सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। चलो, अब इसमें अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कौन से गुड्स आते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, सबसे पहले बात कर रही है एग्जिस्टिंग गुड्स। किसकी बात कर रही है, एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब सुनो, मेरे पास 10 कुत्ते, कुत्ता मूवेबल प्रॉपर्टी है क्या, पक्का ना, वो अटैच नहीं होता ना कहीं पे ना, आप तो बोलेंगे सर उसको तो बांध के रखते हैं, वो तो कहाँ मूव होता है। इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज इट अटैच टू द अर्थ। नहीं है, आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, आप उसको क्लोज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। मेरे पास 10 कुत्ते मेरे पास, ये क्या एग्जिस्टिंग गुड्स है, आपके पास एग्जिस्ट है। स्पेसिफिक गुड्स, आपके पास कौन से गुड्स है, डॉबरमैन है, कौन से टाइप्स है उसमें, जैसे कि मेरे पास 10 फोन है। फोन क्या है, मेरे पास फोन है, ये एग्जिस्टिंग गुड्स है। बट कौन से फोन है, ये क्या कहता है, स्पेसिफिक गुड्स। आईफोन है, एंड्रॉइड है, सैमसंग है, ये कौन सा है, इसे स्पेसिफिक गुड्स कहते हैं। असर्टेन मतलब यहां पे बोला असर्टेन मतलब क्वांटिटी कितनी चाहिए, असर्टेन करो। आपने स्पेसिफाइड कर दिया कि आपको आईफोन चाहिए, बट आप असर्टेन करो कि आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 1 चाहिए। असर्टेन करो। देखो 3 गुड्स आते हैं, पहले आता है आपका एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा आता है आपका स्पेसिफिक गुड्स। मैं ये कह सकता हूं क्या, यहां पे मैं एक स्टेटमेंट बना सकता हूं क्या, ऑल स्पेसिफिक गुड्स आर एग्जिस्टिंग गुड्स। और मैं ये कह सकता हूं क्या, ऑल एग्जिस्टिंग गुड्स आर नॉट स्पेसिफिक गुड्स, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुड में कोई स्पेसिफिक हो सकता है, कोई नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे बाजू में देखो, एक फॉर एग्जांपल 1-2 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, माइट भी, अपन अपने दिमाग से वैसे रहने का, कुछ भी पूछ सकता है आपका इंस्टीट्यूट ऐसे समझने का। तो आप ऐसे सेंटेंस लिखो वहां पे कि ऑल स्पेसिफिक गुड्स आर एग्जिस्टिंग गुड्स but all existing goods may not be a specific goods. All specific goods are existing goods, but all existing goods may not be a specific goods. ठीक है, असर्टेन भी पढ़ा अपन ने कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनअसर्टेन गुड्स। मैंने बोला कि मेरे पास 10 आईफोन है, मैं उसमें से एक फोन बेचना चाहता हूं, इट इज अनसर्टेन। कौन सा वाला, आपके पास फोन है मतलब एग्जिस्टिंग है, बट उसमें से आप बोले कि मुझे वन ऑफ द फोन सेल करना है, बट कौन सा, इट इज अनसर्टेन। हाँ या ना, ओके। नेक्स्ट होता है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स तब किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बाद, ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला
मेरे खेतों में अगर मेरे खेतों में अगर 10 पेटी आम आएगा तो मैं आपको दूंगा। इट इज अ फ्यूचर गुड्स, इट इज अ फ्यूचर गुड्स। अभी एग्जिस्ट कर क्या वो आम? तो इट इज अ फ्यूचर गुड्स। तो ध्यान रखना, उसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। इधर ध्यान दो, इधर देखो, सुनो। अब इसमें दो चीजें आएगी आपको। फर्स्ट आएगा सेल, जो अपन पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फर्स्ट आएगा सेल, सेकेंड आपका आएगा एग्रीमेंट टू सेल। क्या आएगा? एग्रीमेंट टू सेल। अब इसमें डिफरेंस क्या है सर? मैं आपको गाड़ी दे रहा हूं अभी के अभी, आप मुझे पैसे दे रहे हो, इट इज एग्जिस्टिंग गुड, इट्स अ स्पेसिफिक गुड्स, मैंने आपको सेल दिया, खत्म, या अभी इमीडिएट होगा। एग्रीमेंट टू सेल, यहां पे पहले एग्रीमेंट किया जाता है, फिर बाद में सेल किया जाता है। तो इस बात करता है ये फ्यूचर गुड्स की। जब जब बात होगी फ्यूचर के गुड्स की, तब तब बात होगी एग्रीमेंट टू सेल की। क्योंकि पहले एग्रीमेंट करेंगे ना अपन, फिर डिसाइड करेंगे कि आपको फ्यूचर में मैं दूंगा। क्या आप ऐसे डिसाइड करोगे कि फ्यूचर में 10 तारीख को तू आ, उस टाइम पे अपन एग्रीमेंट करेंगे? नहीं, तो उस टाइम पे तू किसी और को भी बेच सकता है। मेरे को अगर तूने फॉर एग्जांपल, मेरी खेती है यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 आम आते हैं, 10 तारीख को आने वाले, मैंने बोला आप 10 तारीख को आ जाओ, अपन देखेंगे। बट आप आ गए मेरे पास कि 100 रुपीज में दे दो, 100 केजी में। उस दिन मेरे पास एक बंदा है, उसने बोला 200 केजी में दो, मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि मैंने एग्रीमेंट ही नहीं किया। तो इससे बेटर क्या करो, आप पहले एग्रीमेंट कर दो, फिर उसके बाद क्या करो, उसको सेल कर दो। जब जब बात फ्यूचर की होगी, अनसर्टन गुड्स की होगी, तब तब बात किसकी होगी? एग्रीमेंट टू सेल की होगी। ये चीज दिमाग में रखना। जब बात एक्जिस्टिंग गुड की होगी, इमीडिएट करना है, तो उसे सेल की बात कर रहा है, सीधा सीधा सेल कर देना है उसको। हाँ या ना? चलो, अच्छा माइक चल रहा था यार, पता नहीं क्या होगा माइक में। बहुत बढ़िया आवाज आ रही थी, बहुत मतलब बहुत क्लास आवाज आ रही थी इससे। हेलो 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 हेलो, चलो पढ़ा अपन ने, हाँ या ना? चलो, अब नेक्स्ट कौन सा है? कॉन्टिंजेंट गुड। अब इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कॉन्टिंजेंट अपन ने पढ़ा था कहीं तो, शायद कॉन्ट्रैक्ट में याद है, गलती से कॉन्टिंजेंट नाम सुना था। अरे अभी तो एग्जाम दिया अपन ने सैटरडे को। कॉन्टिंजेंट में क्या आता? अनसर्टेन थिंग्स आते, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, होगा या नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। याद या नहीं है? भूल जाएगा 2 दिन में, ऐसा मत करो। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे कंडीशंस होती है, ठीक है? Seller depends upon an uncertain contingency or property does not pass to the buyer at the time of making contract. देखो, जब जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, और जब कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम अगर प्रॉपर्टी पास होगी बट ओनरशिप पास नहीं होगी ना, या प्रॉपर्टी पास नहीं होगी ना, उसे एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। मतलब ये फ्यूचर में होने वाला है। जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर की बात करेगा ना, वो एग्रीमेंट टू सेल ही आएगा। पहले एग्रीमेंट करो, फिर फ्यूचर में सेल करो, इसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं उसे। और अभी सेल करना तो सेल आ जाएगा सीधा, समझा? चलो, अब इसमें 3 डिलीवरीज आती है, ध्यान रखना। सबसे फर्स्ट आता है एक्चुअल डिलीवरी। आपने पैसे दे दिए, मैंने आपको गुड्स दे दिए, एक्चुअल डिलीवरी, कोई दिक्कत नहीं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब कंटिन्यूअस। अब देखो, ये मैं हूं ए, ये बी है, ठीक है? ये मैं हूं, ये बी है ओके, ये सी है, यहाँ पे मेरा गोडाउन है। ये मेरा किसका गोडाउन है? मेरा ए का गोडाउन, मतलब मैं हूं यहाँ पे, ये मेरा गोडाउन है, ए का गोडाउन है, ठीक है? यहाँ पे मैंने आम रखे बहुत सारे, क्या रखे? आम रखे। अब मैंने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि मैं तेरे को 100 केजी आम दे दूंगा, तू मुझे पैसे दे दे 1 लाख रुपए, ठीक है? इमीडिएट एग्रीमेंट कर दिया, सेल भी होगा, सब कुछ होगा। गोडाउन में किसके आम है? मेरे गोडाउन में आम है। तो मैं सी जो वॉचमैन है यहाँ पे, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूं टू होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, पोजीशन तो सेम है, बट जिसका जो राइट्स होगा इसको इंस्ट्रक्ट करने का, वो किसके पास हो जाएगा? गुड्स किसको मैंने पास कर दिए। तो आप कभी ऐसे करते हो? गाड़ी किसी को दी थी, चाबी अपने पास रखते हो सही करने का, कि मेरे पास गाड़ी, मैं जब चलाऊंगा तब बजा, मतलब ऐसा होता है क्या? तो ऑटोमेटिकली जब आप गुड्स, भले ही सी के पास है, वॉचमैन है, वो गोडाउन मेरा है, बट मैंने गुड्स इसको तो सेल कर दिया ना, बट किसके पास कंट्रोल रहेगा उसका? बी के पास। इट इज अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी।
विदाउट द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ गुड्स, उसे क्या कहेंगे अपन? कंस्ट्रक्टिव, मतलब कंटिन्यूस वैसे ही रहेगा, ओनर अलग होंगे इसमें, हाँ या ना? अब नेक्स्ट होगा आपका सिंबॉलिक। इसमें आपको सिंबॉलिक मतलब कुछ सिंबल इंडिकेट करता है कि आपने मुझे पैसा दे दिया, मैंने आपको कुछ डिलीवरी, आपको रिसिप्ट दे दी, इट इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी कि आपने कुछ दे दिया, कुछ टोकन अमाउंट दे दिया अपन ने, आपने कुछ टोकन डिलीवर कर दिया, तो इट इज अ इंडिकेशन ऑफ डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। देखो फॉर एग्जांपल हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, मैंने उस नाम के जो भी टाइटल से जो भी लिखा हुआ था सब आपको दे दिया, इट इज अ सिंबॉलिक, इट इज इंडिकेशन ऑफ सिंबल ऑफ डिलीवरी। कुछ आप करते हो, मतलब रिसिप्ट देते हो, कुछ भी देते हो, तो जो भी आपका सिंबल होगा वो सिंबॉलिक डिलीवरी होगी। 3 टाइप्स आके ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी? एक आता है एक्चुअल में इमीडिएट दे दो, दूसरा आता है कंस्ट्रक्टिव मतलब कंटिन्यूअस, सिर्फ ओनर चेंज होगा, पोजीशन उसी के पास रहेगी, सिर्फ ओनरशिप चेंज होगी। थर्ड आता है सिंबॉलिक, इसमें आप कुछ टोकन अमाउंट देते हैं, कुछ रिसिप्ट देते हो, वो क्या जो सिंबल इंडिकेट करता है कि आपने गुड्स उसको डिलीवर कर दी है। ये 3 टाइप्स के क्या आते हैं? डिलीवरीज आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा और पूछेंगे आपको, आपके एक्सप्रेशन देके एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मुझे नहीं आता ये एग्रीमेंट टू सेल। बहुत फेवरेट टॉपिक है इंस्टीट्यूट का, ये पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया, ये पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने फिर एक सेंटेंस बना दिया, ऐसे ही नींद में आ रहा है मुझे। पहले अपन पढ़ते हैं डिफरेंस क्या है सबसे पहले, फिर आपको पॉइंट्स बताऊंगा मैं क्या हो। सबसे पहले देखो डिफरेंस क्या होता है, सेल का देखेंगे अपन। इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? इमीडिएट पास होती है बायर के पास, किसमें? सेल में। बट एग्रीमेंट टू सेल में होता है क्या? यहां पे क्या होगा? फ्यूचर में होगा, या फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस, उसके बेसिस के बाद आपको क्या होगी? प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो यहां पे अपने को पी मिला, प्रॉपर्टी पहला डिफरेंस पी है। सेल में इमीडिएट मिलेगी, बट एग्रीमेंट टू सेल में बाद में मिलेगी, फ्यूचर में। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जीक्यूटेड है, सेल किया मैंने, परफॉर्म कर दिया, गाड़ी दे दी, पैसा आ गया, खत्म। यहां पे परफॉर्मेंस होना बाकी है, एग्जीक्यूटर ही बोल दिया, अपन ने पढ़ा था। एग्जीक्यूटेड मतलब हो चुका है, एग्जीक्यूटर मतलब परफॉर्म बाकी है, तो यहां पे ई आ गया, आया ना? नेक्स्ट रेमेडीज। अब देखो फॉर एग्जांपल, द सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। यहां पे सीधा प्राइस के लिए क्लेम कर सकता है कौन? मतलब देखो यहां पे ये है, ये बी है, ए ने गुड्स दे दिया, बट बी ने पैसा नहीं दिया, बी से पास पैसा आना तो 10 रुपए, ए ने गुड्स दे दिया, तो ए कितना क्लेम कर सकता है बी के पास? 10 रुपए। ये सेल में होगा, एग्रीमेंट टू सेल में। सुनो, यहां पे गुड्स नहीं दिया अभी तक, बट फ्यूचर में 10 तारीख को मैं गुड्स देने वाला हूं 200 रुपए से, 200 रुपए केजी से। उस दिन इसने डिनाई कर दिया बी ने, तो मुझे मार्केट में 300 रुपए केजी से लेने पड़े गुड्स, तो मुझे डैमेजेस कितना मिलेगा? 100 इट इज कॉल्ड डैमेजेस। तो एग्रीमेंट टू सेल में क्या आप क्या करोगे? क्लेम, डैमेजेस क्लेम करोगे, बट सेल में आप क्या क्लेम करोगे? प्राइस ऑफ गुड्स आप क्लेम करोगे। ये डिफरेंस दिमाग में कैसे आ सकते हैं, ध्यान रखना। सेल में आप प्राइस करोगे क्लेम, क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया, तो उतना ही प्राइस आप क्या करोगे? क्लेम करोगे। बट एग्रीमेंट टू सेल में आप डैमेजेस क्लेम करोगे, क्योंकि आपको वो गुड्स नहीं मिला, तो आपको मार्केट में से नया गुड्स परचेस करना पड़ेगा, तो आपको एडिशनल पैसा देना पड़ेगा, तो वो डैमेजेस आप क्लेम कर सकते। तो एग्जाम में क्वेश्चंस केस लॉ के ऊपर आ सकते, ऐसा कौन से केसेस में आप डैमेजेस मांग सकते हैं, या ऐसा कौन सा केस में आप सिर्फ प्राइस मांग सकते हो। याद रखना, सेल में कभी भी पैसा मांग सकते हो, प्राइस ऑफ गुड्स, बट एग्रीमेंट टू सेल में डैमेजेस मांगना पड़ेगा। आया ना? कोई डाउट है क्या? पूछ लो। चलो, तो आपने यहां पे क्या आ गया? क्या था ये? रेमेडीज। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? लायबिलिटीज ऑफ पार्टी और सबसिक्वेंट लॉस। अब बायर के पास गुड्स आ गए सेल में इमीडिएटली, तो जो भी लॉस होगा वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की? बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स तो अभी भी सेलर के पास है, तो जो भी लॉस होगा वो कौन बियर करेगा? यहां पे देखो, ए ने बी को इमीडिएटली गुड्स दे दी है, तो जो भी लॉस होगा उसके बाद को वो बी बियर करेगा। बट मैंने बोला कि आपका 10 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक गुड्स मेरे पास है, तो जो भी लॉस होगा तब तक ए बियर करेगा। तो एग्रीमेंट टू सेल में सेलर बियर करेगा जो भी लॉस होगा। आया ना? चलो, तो इसमें क्या आएगा आपका? एल। चलो नेक्स्ट क्या है?
burden of risk. अब risk of loss is that buyer since risk follow ownership. क्योंकि ओनरशिप ऑटोमेटिकली सेल में इमीडिएट सामने वाले के पास चली जाती है, तो रिस्क भी उसके पास चला जाता है. एग्जाम में कैसे होती है, ओनरशिप जैसे ही चली जाती है रिस्क भी उसके साथ. सिर्फ प्रॉपर्टीज पोजीशन जाके फायदा नहीं होता, पोजीशन जाने के बाद रिस्क ट्रांसफर नहीं होता. जब आपकी ओनरशिप चली जाएगी किसी और के पास, उसके साथ साथ आपका रिस्क भी उसके पास चला जाता है, क्योंकि डैमेजेस हुआ तो क्लेम करने का अधिकार सिर्फ ओनर के पास होता. तो इसलिए रिस्क के ओनरशिप के साथ साथ रिस्क भी ट्रांसफर होता है. तो यहाँ पे रिस्क ट्रांसफर होता है. यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सेलर के पास रिस्क स्टिल एग्जिस्ट रहेगा. यहाँ पे तो बायर के पास चला जाएगा ना, इमीडिएट सेल कर दिया, उसने परचेस कर लिया, तो उसके पास, जिसके पास गुड्स उसके पास रिस्क. यहाँ पे तो स्टिल सेलर के पास रहेगा. हाँ या ना. यहाँ पे क्या आएगा, आग आएगा वापस. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइट्स. क्रिएट्स जस्ट इन रेम. जस्ट इन रेम का मीन्स है अगेंस्ट द वर्ल्ड. वहां पर देखो अगेंस्ट द वर्ल्ड. ये जो रेमेडीज है वो अगेंस्ट वर्ल्ड के पास मिल सकते, पूरी दुनिया में आपको ये रेमेडीज मिल सकती है. जस्ट इन रेम का है अगेंस्ट द वर्ल्ड, WORLD. ये पूरे वर्ल्ड में आपको इसकी रेमेडीज मिल सकती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी गुड्स परचेस कर लिए है, तो आप कहीं भी जाके रेमेडीज मांग सकते हो. इट इज अगेंस्ट द वर्ल्ड, किसी के पास भी आप अगेंस्ट कर सकते हो. बट ये जस्ट इन पर्सनम, पर्सन मतलब अगेंस्ट द स्पेसिफिक पर्सन्स. अगेंस्ट द स्पेसिफिक पर्सन्स, इसका मीनिंग है अगेंस्ट द स्पेसिफिक पर्सन्स. तो मैं ये कह सकता हूं ये वर्ल्ड है, ये नैरो है, क्योंकि आप ये वर्ल्ड में किसी के भी अगेंस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट ही आप क्लेम कर सकते हो. तो इसका क्या आएगा, अपना आग आएगा वापस. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रीसेल. सेलर के पास इमीडिएट गुड्स आ जाएगा तो वो रीसेल कर सकता है, बट एग्रीमेंट टू सेल में सेलर वापस रीसेल कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी एग्रीमेंट बना चुका है, उसको बायर को ही बेचना पड़ेगा, वो रीसेल नहीं कर सकता. बट बायर के पास जाने के बाद बायर सेल कर सकता है, उसको कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे क्या आएगा, अपना आग आएगा. इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, अब ये बी है, ये सेलर है, ये बायर है. अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कौन भिखारी होता है, यहाँ पे सेलर भिखारी होता है. यहाँ पे ये भिखारी बन जाता है. अब जब ये भिखारी बन जाएगा तो क्या करता है पता है, जब भी इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इंसॉल्वेंसी मतलब कोई भी पर्सन अगर भिखारी बन जाता है, तो कोर्ट उसका ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट करता है. जैसे विजय माल्या वाकई गया था, उसकी प्रॉपर्टी से अपने को पैसा लेना है, तो कोर्ट क्या करता, एक असाइनी को, एक ऑफिशियल बंदे को अपॉइंट कर दे, उसे ऑफिशियल असाइनी कहते हैं, जो क्या करता है उसकी असेट सेल करता है, उसमें से पैसा रिकवर करके बैंक को दे देता है, जिनका भिखारी होना, उसे ऑफिशियल असाइनी कहते हैं. अब इसमें भिखारी कौन हुआ है, ए भिखारी. अब वो ऑफिशियल असाइनी क्या कर सकता है, ए ने तो गुड्स दे दिए बी को, तो अब ऑफिशियल असाइनी के पास कंट्रोल गुड्स का रहेगा क्या, वो क्या कर सकता है, बायर से पैसा मांग सकता है. सर बायर से पैसा मांग सकता है, क्योंकि गुड्स तो दे दिया ना, तो पैसा जब आएगा तब से वो इसको क्लेम कर सकता है कि बोलेगा उसको मत दे, वो भिखारी बन चुका, हमारे पैसे उसके पास है, तुम्हें को पैसे दे दे, वो भिखारी को पैसे मत दे दे. तो ऑफिशियल असाइनी के पास कंट्रोल कहाँ होता है, प्राइस पे होता है, गुड्स पे नहीं होता, गुड्स तो ऑलरेडी जा चुके हैं. देखो वहां पे वही लिखा है, द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर. इसके अपोजिट, द ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर द कंट्रोल ओवर द गुड्स बट द प्राइस विल नॉट बी. अब यहाँ पे कौन भिखारी बना, देखो यहाँ पे एज भिखारी नहीं, भिखारी एज है, बट यहाँ पे इमीडिएट सेल नहीं है, लेकिन भिखारी भी बन गया. नहीं, आप इतनी जल्दी भिखारी नहीं बनेंगे, भिखारी टाइम तो लो. इसमें एज भिखारी है, बट इसमें सेल नहीं, इमीडिएट सेल नहीं, एग्रीमेंट टू सेल, मतलब ये गुड्स फ्यूचर में देने वाला है, तो अभी भी स्टिल गुड्स किसके पास है, तो ऑफिशियल असाइनी के पास कंट्रोल है क्या गुड्स का, कर सकता है. एक के पास जाएगा, ये भिखारी तेरे गुड्स दे दे मुझे, और इसे जो भी पैसा आएगा हम रिकवर कर देंगे, तो चलेगा. तो एग्रीमेंट टू सेल में ऑफिशियल असाइनी के बाद कंट्रोल होता है गुड्स के ओवर. हाँ या ना. और इसके सेम वाला बायर, सेल में इमीडिएटली बायर्स के पास प्रॉपर्टी चली जाती है, तो ऑफिशियल असाइनी कंट्रोल ओवर द गुड्स बायर्स के ऊपर कर सकता है, बट यहाँ पे नहीं कर सकता, विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स, क्योंकि बायर बोलेगा मेरे पास तो गुड्स आए नहीं, होगा मतलब जो भिखारी वो बंदा क्या बोला, मेरे पास तो गुड्स आए नहीं अभी तक, वो 10 साल को आने वाले, तो तू क्या लेगा मेरे पास से, कुछ नहीं लेगा तू मेरे पास से, तो इसमें से कंट्रोल नहीं रहेगा. हाँ या ना. तो इसका क्या है अपना इंसॉल्वेंसी का क्या आया,
आया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 है। डिफरेंस एग्जाम में पूछ सकते हैं, 5 मार्क का आ सकता है कि इसका डिफरेंस क्या होगा। तो इसलिए मैंने एक सेंटेंस बनाया था, आईपीएल से लोग रिच बन जाते हैं, रिचेस्ट बन जाते हैं। आईपीएल से लोग रिचेस्ट बन जाते हैं, ऐसा ध्यान रखना। अभी आई फॉर इंसॉल्वेंसी, पी फॉर प्रॉपर्टीज, एल फॉर लायबिलिटी, एस फॉर अरे यस फॉर यहाँ पे लिखा था ना मैंने, नहीं वो तो आए तो नहीं यस था या कोई रुको जी, नहीं है नहीं आए वो मैंने लिखा है इसमें से एस तो कहीं तो मैंने चूज किया था। जस्ट 1 सेकेंड, एस कहाँ से लिया था मैंने, सू वाला। ये रेमेडीज को आग नहीं है, सू बोलते हैं। रेमेडीज नहीं, रेमेडीज तो है इसमें, बट सू करेंगे। सू इस केस में कौन कर सकता है, ये पढ़ा है ना। द सेलर कैन सू द बायर फ्रॉम द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज ऑफ द पासिंग। यहाँ पे सू कौन कर सकता है, सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि सू किस चीज के लिए कर सकते हो। यहाँ पे सेल होगा तो प्राइस के लिए सू करेगा, यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल में डैमेजेस के लिए सू करेगा। सू मतलब क्लेम करेगा, सू छे मतलब क्लेम छे, समझे ना। तो आईपीएल से एस फॉर सू, ई फॉर इंसॉल्वेंसी का आ आता है मैडम, एबीसीडी। एक ई फॉर हाँ एग्जीक्यूटेड, सेल होगा तो एग्जीक्यूटेड और एग्रीमेंट टू सेल होगा तो एग्जीक्यूटिव। ई फॉर क्या है, आर फॉर रीसेल, आर फॉर राइट्स एंड आर फॉर रिस्क। ये रिस्क है और ये आर फॉर रीसेल, रिस्क हुआ, रीसेल हुआ और आर फॉर राइट्स। ये 3 राइट्स याद रखो, ये 3 आ याद रखना। तो आईपीएल से रिचेस्ट बन जाते हैं लोग, आईपीएल से रिच बन जाते हैं लोग, कुछ भी आप याद रखो, 3 आ याद रखना। अब वो इंसॉल्वेंसी में 2 आएंगे ना इसमें, एक तो बायर भिखारी बनता है, एक तो सेलर भिखारी बनता है। जब सेलर भिखारी बनता है तो सेल होगा तो इमीडिएटली गुड्स उसके पास कंट्रोल नहीं होगा, प्राइस का कंट्रोल होगा। बट यहाँ पे अगर बायर भिखारी बन जाता है तो उसके पास तो गुड्स आ जाते हैं सेल में, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अभी तो गुड्स भी नहीं है मेरे पास, तो आप उसको उतना भी आज तो लिख सकते, आप उसको डबल आई नहीं कर सकते अपन, तो आईपीएल चला जाएगा अपना। तो नेक्स्ट मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, तो क्या बोलना, आईपीएल से रिच बन जाते हैं। आया ना, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्या होगा एग्जाम में, इतने पॉइंट्स याद करना बहुत डिफिकल्ट है, इतने पॉइंट्स आपको एग्जाम में याद ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी 120 पेज का चैप्टर, ये इतना सारा बहुत कुछ, तो पॉइंट्स अगर आपने स्टेटमेंट बना दिया, अगर आईपीएल से रिच बन जाते, आपने अगर क्वेश्चन के बाजू में लिख दिया, आपको क्या पॉइंट्स सामने आपके, आई से स्टार्ट करो इंसॉल्वेंसी, इमीडिएटली लिखना आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपको टाइम भी नहीं लगेगा लिखने के। तो बाकी बच्चों से आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, बाकी बच्चों सोचने पड़ेगा इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या पॉइंट आएगा। आपके पास तो पॉइंट्स ऑलरेडी है, ये तो चीट है एक टाइप की, सेंटेंस बनाना, सेंटेंस डाल दिया खत्म उसके साथ, तो ऐसे दिमाग लगाते जो आपको। हाँ या ना, चलो। तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में अपन ने डिफरेंस पढ़ा, आया ना। देखो अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है सेल और हायर परचेस। इधर ध्यान दो। अभी आपको सेल तो पता है क्या है, ठीक है, सेल का मीनिंग आपको पता चाहिए कि इमीडिएट सेल को तो खत्म बात, फ्यूचर की बात कर रहे तो एग्रीमेंट टू सेल। अब ये नेक्स्ट कंसेप्ट है हायर परचेस। अब ये हायर परचेस होता क्या है बेसिकली, देखो ये मैं हूं, ये बी है, अब मेरे को बी से एक गुड्स लेना है, मेरे को बी से क्या करना है, एक गुड्स लेना है, बट उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। मुझे इसके पास जो गुड्स है उसकी कीमत है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ बी को, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं, एक काम कर, मुझे 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा देने की एडजस्ट, कितना 5, तो मंथली में देखो कितना दूंगा, 20,000 रुपीज दूंगा। मैथ्स है ना आपको, तो 1 लाख डिवाइड बाय 5 कितना आता है, अरे वाह थैंक यू सर, मेरे को नहीं आएगा आपको, बहुत डिफिकल्ट था। तो एक मंथ में कितना देना पड़ेगा आपको, 20,000। तो मुझे एक बात बताओ, इस केस में भी आपको इमीडिएटली गुड्स दे देगा, जो एसी चाहिए था, नहीं मैं वो मतलब एसी चाहिए था आपको, तो एसी दे देगा आपको, 1 लाख का एसी था, आपको गुड्स दे देगा, पोजीशन दे देगा, ओनरशिप नहीं देगा।
ओनरशिप नहीं मिलेगी, आप लेसी चले लेके जाओ, बट आपका नाम अभी तक रजिस्टर नहीं करेंगे कि आपके नाम पे एसी है। नाम हमारा ही रहेगा अब तक। कब तक रहेगा? 5th इंस्टॉलमेंट तक। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, जब 1 लाख मेरे पास पूरे आ जाएंगे, तब मैं ओनरशिप भी आपको दे दूंगा। उसे क्या कहते हैं? हायर परचेस। परचेस तो आपने किया है, बट उसके पहले आपको हायर करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा। आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है पूरा पैसा पे करने की, तो मत करो, पोजीशन लेके जाओ घर पर। मेरे को एसी चाहिए, मैं लेके आया घर पे 1 लाख, बट मेरे नाम पे नहीं हो एसी, अभी भी शॉप के नाम पे, क्योंकि मैंने 5 महीने की इंस्टॉलमेंट ली, 20 जब तक मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगी 5th वाली, तब एसी मेरे नाम पे हो जाएगा, तब मैं उसका ओनर बन जाऊंगा। तो आपको ये थोड़ा एग्रीमेंट टू सेल के हिसाब से नहीं लगता थोड़ा, क्योंकि ये भी फ्यूचर में आपकी ओनरशिप आने वाली। यहाँ पे गुड्स मिल जाते, सिर्फ दिक्कत क्या है, एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स नहीं मिलती इमीडिएट, बट यहाँ पे आपको गुड्स मिलती है। वहां पे ओनरशिप आपको बाद में मिलती है, यहाँ पे ओनरशिप आपको बाद में मिलती है। हाँ या नहीं? तो यहाँ पे ओनरशिप आपको मिलेगी कब? जब आपका 5th इंस्टॉलमेंट जब होगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट, तब आपको ओनरशिप मिल जाएगा। आ जाओ, सेल को पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी हायर परचेस क्या कहता है? द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द हायर अपॉन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट नहीं, सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, तभी आपके पास ओनरशिप आएगी। द पोजीशन ऑफ द हायर इज दैट ऑफ बिली। हायर मतलब कौन है? जो हायर करता है, जो गुड्स लेता है, जो एक्चुअल में परचेस करता है, उसे हायर कहते हैं। वो जो हायर करता है, जो गुड्स लेता है, हायर कहते हैं उसे, क्योंकि ओनरशिप नहीं मिलेगा। जो लेता है, इधर रुको मैडम, HIGHER, या हायर, HIGHER, हायर ही होता है। अब मुझे एक बात बताओ, गुड्स मेरे पास आए, बट ओनरशिप इसके पास है ना, मैं सिर्फ हायर हूं, मेरे पास सिर्फ गुड्स है, ओनरशिप इसके पास है। जिसके पास गुड्स की ओनरशिप होती है, ई कहते हैं अपन, मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम, ऑफरी कहते हैं। जिसके पास ऑफर चला जाता है उसे ऑफरी, जिसके पास आता है उसको जो हेवी हो जाता है उसे ई होता जाता है उसका। ऑफर हल्का है, ऑफरी मतलब कुछ तो अपने पास है, अपन हेवी काफी ऑफरी। तो इस केस में हायर के पास ओनरशिप है, तो वो हायर ही। हाँ, जिसके पास ओनरशिप है। गुड्स जिसके पास है, जिसने गुड्स लिए है हायर पे, तो वो हायर है। हायर ना सर मुझे भी नहीं समझ। इधर देख, आगे मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखो, ये एसी है, ठीक है? एसी का शॉप है यहाँ पे बंदा एसी बेचता है। ये मेरा दोस्त एसी बेचता है, ठीक है? ABC की कंपनी है। मेरे को चाहिए एसी, मेरे को चाहिए एसी, ये मैं हूं। ये बोलते एसी लेके जाओ, क्या बोलते? एसी लेके जाओ। अब ये जो देने वाले बंदे हैं, ये कौन है? हायर ही है। और ये जो लेने वाला बंदा है, वो हायर है। अभी भी नहीं समझा? उसको भी नहीं समझा, अभी भी नहीं। वो यहाँ पे कुछ डाउट? इसमें तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों लड़कियां समझो, ठीक है? आपके पास बाइक है या नहीं है? है, समझो, आपके पास बाइक, तो आपके पास बाइक है, मेरे को आपकी बाइक चाहिए, मैं मांग रहा हूं ना, मुझे बाइक चाहिए, मैं कौन हूं? हायर। बाइक किसके पास है? पूरे अरे सॉरी, सर वही कॉन्फ्यूजन हो रहा है। ए आगे रुको एक मिनट, मैं भी भूल गया आपने किधर गया? आगे सॉरी, मैं भूल गया क्या था उसका स्पेलिंग। अरे हाँ, तो स्पेलिंग में मिस्टेक बोला ना, मेरे कंसेप्ट में मिस्टेक है आपकी। अरे रुको एक मिनट, रुको, अब मेरे को समझा आप करो। अरे आप तो फिर ऐसा बोला ना सर, इसमें डाउट, अब समझा मेरे को, समझा। अब रुको, ये देखो, ये यहाँ तो कोई डाउट अभी स्पेलिंग में? ये और ये, इसमें कुछ डाउट? अब जो पर्सन लेता है गुड्स, वो हायर, और जिसके पास गुड्स है, हाँ, अब समझा? सर ये ऑफर का उल्टा है। ऑफर जो ऑफर है उल्टा है। जो ऑफर देता है वो ऑफर होता है, हाँ।
जिसके पास ऑफर आता है वो ऑफर ही होता है। तो इसके पास भी सेम है ना। ऑफर जाएगा, हाँ जिसके पास गुड्स है उसको ऑफर जाएगा। इसके पास आएगा। हाँ अरे इसको ऑफर ऑफर में मत, इसको कॉन्ट्रैक्ट में मत लेके आओ, इसमें नहीं। डेफिनेशन को समझो। अरे अब वो पूरा अलग ही। अरे सुनो सुनो सुनो, आप क्या बोलते हो सर मैंने इसको ऑफर ही दिया तो मैं ऑफर का होगा वो ऑफर ही बन गया, हाँ। या तो कोई डाउट नहीं है। हाँ यहाँ अब सुनो, इसके पास गुड्स है तो वो हायर ही है। तो वो है ही ना फिर। कौन है? जिसके पास आता है कुछ, जिसके पास है कुछ, वो ही होता है, ई वाला जिसमें ई लगता है इसके पास होता है। ऑफर है तो इसके पास कोई नहीं है, ऑफर ही के पास है, तुम इसको ऑफर दे, तुम ये गाड़ी मुझे दे दे बाइक। हायर में भी सेम है, हायर में हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, इसके पास एसी है, हायर ही है। जिसके पास कुछ होता है वो ई होता है, हेवी होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता ऑफर होता है। समझा ही नहीं समझा? चलो, द पोजिशन ऑफ द हायर इज दैट ऑफ अ बिल्ली। अब बिल्ली को नहीं पता, सेम जिसके पास गुड्स होते हैं वो कौन होता है? बिल्ली होता है। अब ये क्यों आता है कंसेप्ट ध्यान दो, ओए एक कंसेप्ट आपको बिलमेंट बाद में आएगी, इसमें एक होता है आपका बेली। बेगर होता है, बेली एक होता है नहीं। जिसके पास गुड्स होंगे वो कौन है? बेली। बेगर बेगर है ना, बेली। अरे बेगर है ना नॉर्मल इंसान होता है, रिलैक्स। इसके पास हेवी होता है, जिसके पास गुड्स होते हैं जो हेवी होता है वो ई होता है, ई बस कितना। जिसके पास गुड्स होगा वो ई होगा, जिसके पास गुड्स नहीं होगा बेगर होगा, आराम से अपना कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब यहाँ इस केस में ये कौन है फिर? द पोजीशन ऑफ द हायर क्या बनेगा? किसके पास गुड्स आया? बेली, बेली है उसके पास, तो वो बेली है खुद, क्योंकि गुड्स उसके पास है ना। क्या यार, द हायर में इफ सो likes terminate the contract by returning the goods to its owner without any liability to pay the remaining installment. मुझे फॉर एग्जांपल फोर्थ म्यूजिक बजे तो मैं कंट्रोल नहीं करता, अभी म्यूजिक बचा था किसी में नाच रहा था। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर फोर्थ इंस्टॉलमेंट में मुझे एसी पसंद नहीं आता, मैं उसको एसी वापस दे दूंगा, बट इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, क्योंकि मैंने गुड्स वापस दे दिया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फिफ्थ इंस्टॉलमेंट देने की, मैंने फोर्थ तो पे की है। अगर मैं फिफ्थ पे करता तो गुड्स मेरे हो जाते, बट मैंने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। आया ना? हाँ, तो तुमने 4 मंथ उसको यूज नहीं किया क्या? इसलिए तो कंसेप्ट है ना हायर परचेस, आप हायर पे करते हो। हाँ, बदले में मनी नहीं मिलेगा, मतलब तुमने एसी यूज किया 4 महीने, आपने गाड़ी परचेस की किसी से और बोला मैं 1 महीने का पैसे दूंगा, 1 महीने बहुत घुमाया अपने आपको, महाबलेश्वर गोवा भी घूम के आए, 1 महीना बोला वो गाड़ी पसंद नहीं आया, तो बोला आपने यूटीआई किया उसका पैसा नहीं दोगे, तो उस हिसाब से वो बनाया जाता है। हायर परचेस कंसेप्ट उसी के लिए आई है। आप 4 महीने यूज करो, देखो आपका आ रहा है, 2 महीने तक यूज किया आपने, उतना पैसा दे दो, उससे 2 महीने तो आप देते जाओ, फिर गुड्स आपका ही बन जाएगा। उसके पहले आपको लगा गुड्स अच्छा नहीं है तो पैसे वापस नहीं मिलेगा, गुड्स वापस दे दो, बाकी का पैसा मत दो, खत्म चीज। हाँ या ना? हाँ। ऐसा नहीं है बेनिफिट भी आपने को मिलेगा, पैसा भी आपने को मिलेगा, ऐसा भिखारी बन जाएगा सेवल भी। चलो, आपको पता है ना वो अभी देखो कैसा होता है, ओला पे जो गाड़ी लगाते हैं, ओला पे भी अभी फोर व्हीलर परचेस करते, ओला पे दे देते रेंट पे, उनको रेंट नहीं मिलता है वापस, मिलता ना रेंट, उनको प्रॉफिट मिलता है उस केस में। आप ऐसे बोलोगे कि आपने गाड़ी वो बोलेगी गाड़ी लेके जाओ, जितना प्रॉफिट वापस दे दो, तो उसका तो गाड़ी का यूटिलाइज तो फ्री में होगा। ऐसा नहीं होता, कुछ तो पे करना पड़ेगा। जब आप कोई बेनिफिट एंजॉय करते हैं आपको पे भी करना पड़ेगा। चलो, द ओनर टेक्स नो रिस्क सच फॉर इफ हायर फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट, द ओनर हैज राइट टू टेक बैक द गुड्स। बट इस केस में सेलर वापस गुड्स ले सकता है क्या? नहीं लेगा, उसने ऑलरेडी सेल कर चुका है, पैसा ले चुका है, बट यहाँ पे अभी तक पैसा आना बाकी है। हायर ऐसा कर सकता है, वापस गुड्स मंगवा सकता है। द हायर कैन नॉट पास इन टाइटल इवन टू बोनाफाइड परचेज। आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक आप ओनर नहीं बने हो। हायर परचेस में आप आपकी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक आप ओनर नहीं बने, क्योंकि आपने अभी तक इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी तब आप ओनर बनोगे, तब आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, तब तक आप ट्रांसफर किसी को नहीं कर सकते, बस सेल में कर सकते हो। द हायर परचेसर कैन नॉट रीसेल ही नहीं कर सकता हायर परचेसर, क्योंकि ओनर ही नहीं है। जो ओनर नहीं होता वो रीसेल नहीं कर सकता, बट सेलर में रीसेल कर सकता।
इसका डिफरेंस का मैं कल बताता आपको, बट ये यहाँ तक समझा आपको। हायर परचेस क्या होता है, सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। एग्जाम में डेफिनेटली इसके ऊपर एक 5 मार्क का क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, इन दोनों में से एक में कोई ना कोई कंसेप्ट आएगी कि व्हाट इज मीन बाय हायर परचेस, प्लीज एक्सप्लेन, 5 मार्क्स की आ जाएगा। या एग्रीमेंट टू सेल और एग्रीमेंट सेल में डिफरेंस क्या है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। दोनों के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन बैठेगा, मतलब बैठेगा। फेवरेट क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप कुछ भी लिख सकते हो। कंसेप्ट क्लियर है तो आप कुछ नहीं लिख सकते, हाँ या ना? कुछ डाउट इसमें? सर मुझे इसमें डाउट है। किसमें? वो हायर और हायर। ओहो, आ जाओ। अरे मुझे एक सिंपल सी बात बताओ मैडम, आपका शॉप है एसी का, आप कौन हो? हायर ही हो, आपके पास गुड्स है ही आप हो। मेरे पास गुड्स नहीं, मैं हायर हूँ, मुझे लेना है। इसमें क्या होगा? तो जब मैं आपको कुछ दे दूंगी तो आप क्या बन जाओगे? जब मेरे पास गुड्स आएंगे तो मैं कुछ नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे पास ओनरशिप, मैं हायर नहीं रहूंगा, ओनरशिप नहीं आई ना मेरे पास अभी तक। जिस दिन आप मुझे गुड्स ट्रांसफर कर दोगे और मेरे पे ओनरशिप दे दोगे, तब मैं उल्टा हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे कौन बन जाऊंगा? हायर ही बन जाऊंगा। आपने सिर्फ गुड्स देके फायदा नहीं ना मैडम, क्योंकि मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता ना, मैं नहीं कह सकता कि ये मेरा एसी है। मैं हायर ही नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास अभी तो ओनरशिप नहीं है, इसलिए मुझे एज अ बेली कहते हैं। मेरे पास तो सिर्फ गुड्स है, इसे बेली कहते हैं। बेली कौन होता है? जिसके पास गुड्स होते हैं बट ओनरशिप नहीं होते, उसे बेली कहते हैं। ओहो, इधर ध्यान दो, कहीं खो गए क्या आप? जिसके पास गुड्स होते हैं बट ओनरशिप नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? बेली कहते हैं। तो इसलिए हायर को क्या कहते हैं अपन? जो हायर होता है उसे बेली कहते हैं। उसके पास गुड्स तो है बट ओनरशिप नहीं, इसी से हायर कहते हैं। जिस दिन इसके पास ओनरशिप भी आ जाएगी तो हायर ही हो जाएगा। समझा क्या और भी डाउट है अभी भी? तो अपन नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। अरे चैप्टर नहीं खत्म हुआ, नहीं। डेट शीट आई है ना? हाँ। तो फिर होगा मतलब क्या जान हुई क्या बच्ची की? अभी कब से एक से करूँगा।